बहुत कम समय है, मैं जानता हूं कितना कम समय है। हर दिन चैलेंज है सरकार के अस्तित्व के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय ताकतें लगी हुई हैं। एक घटना को गार्डियन कैसे लिखता है, वॉशिंगटन पोस्ट कैसे लिख रहा है, बीबीसी कैसे लिख रहा है और अल जजीरा कैसे लिख रहा है, सब लोग मिल गए हैं। सबकी कोशिश है कि 2020 का जो भारत है, जो अपने इतिहास की तरफ लौट रहा है, जब पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, वर्ल्ड जीडीपी में आपका 33% का कंट्रीब्यूशन था, अगर आप उधर लौटे तो पड़ोसियों की दुकान बंद होगी। उनकी भी जो है वो काका आजकल एमएलए बने घूम रहे मोदी के पीछे पीछे, चुनाव जीतने के लिए यहां आए थे कि गुजरातियों से कुछ रिक्वेस्ट कर दो कि मुझे वोट दे दें। तो ये ताकत जो है, ये आपकी ताकत है कि दुनिया का सबसे बड़ा ओहदेदार जिसके यहां लाइन लगाई जाती थी कि कौन मिलेगा, वो आपके प्रधानमंत्री के पीछे पीछे एक एमएलए के कैंडिडेट की तरह घूम रहा है। इस सच्चाई को समझिए। वो गुजरात देखने नहीं आया था, उसको मालूम है कि वहां पे नैया डूब रही है, और यही है जो अपने भी जितवाएगा और मुझे भी जितवा देगा। गुजराती यही कमाल नहीं करते, वहां भी करते हैं। इसलिए इस बात को सोचिए। प्रवीण मेहता जी, आप अकेले हैं, आपके साथी आज क्यों नहीं आए? बहुत सारे। ये प्रवीण मेहता जी भी हैं, ये विपुल शाह भी जी हैं। मैं इन सब के नाम इसलिए लेता हूं, मुझे इस बॉम्बे में कोई नहीं जानता था 3 साल पहले, और क्यों जानेगा, मैं कुछ था नहीं। लेकिन प्रवीण मेहता से लेकर के पंकज भाई, विपुल भाई, इन्होंने एक प्रोग्राम कराया, और उस प्रोग्राम में एक तस्वीर विपुल भाई, वो सौरभ भाई मेरे पास भेजी इन्होंने। मैं घंटों उस तस्वीर को देखता था और ये सोचता था कि ये दिन मुझे देखना था क्या? ये मेरे जीवन में ये दिन हो सकता है? हम लोग बड़े छोटे परिवारों से आए हैं, हमारा कोई बड़ा ऐसा परिवार नहीं है कि जिसकी हम चर्चा करें, और बड़े ख्वाब थे हमारे मन में। इन्होंने एक मुझे फोटो भेजा कि जहाँ ये प्रोग्राम कर रहे थे उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, और उस बोर्ड में मेरी एक तस्वीर लगी हुई और नीचे लिखा है हाउसफुल। मैंने कहा ऐसा तो हमने अपनी जिंदगी में जब घर से छुप के पिक्चर देखने जाते थे तभी लिखा देखा था यार, ये हम भी कहीं हाउसफुल हो सकते हैं, ये मैं सोच ही नहीं सकता था। तो उस मुंबई में जहां इतने बड़े बड़े लोगों ने प्रोग्राम किए, और जब दिल्ली यहां आया बॉम्बे, तो विपुल शाह जी ने कमाल का काम किया। इन्होंने बड़े बड़े कटआउट लगा दिए। मैं मुंबई में अपना कटआउट देख के सोचने लगा, यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये मुमकिन है क्या? और आज ऐसा इन्होंने माहौल कर दिया है कि मेरे जाने से पहले ये कटआउट लगवा देते हैं, और शांति प्रिय धर्म के लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए जगह जगह वो अपना काम करते हैं, लेकिन आपकी तादाद, आपकी गिनती, और देश भर में जो एक राष्ट्र को लेकर के चिंता है, इसलिए वो कहीं वहां नहीं पहुंच पाते जहां वो पहुंचने की कोशिश में करते हैं। मैं सिर्फ आपसे फिर आखिरी बार यही विनती करूंगा कि आप सबको बिना किसी छोटा बड़ा ऊंच नीच के, राष्ट्र के लिए आप खुद क्या कर सकते हैं, और यह कहना बंद कर दीजिए मोदी पॉपुलेशन पे बिल कब लाएगा, नसबंदी कब करेगा, ये कब करे। वो जो कर रहा है उससे ज्यादा स्पीड से कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, क्योंकि हम प्रधानमंत्री को समझते हैं कि उसके पास ताकत है, वो सब मिनटों में कर देगा। 1000 साल की गंदगी है और अंदर से चैलेंज है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और चाइना से चैलेंज नहीं है भारत को। जब भारत की आर्मी के चीफ ने यह कहा कि 2 फ्रंट की चिंता मत करो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो पार्टी का लीडर है लोकसभा में, उसने कहा कि हमारे 2 फ्रंट पहले से खुले हुए हैं, क्या हम इन 2 फ्रंट का मुकाबला एक साथ कर सकते हैं? चीफ ऑफ आर्मी ने जवाब दिया, उन्होंने किसी रेफरेंस में इनडायरेक्टली जवाब दिया, उन्होंने कहा भारत के जो 2 फ्रंट हैं ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर पर,
इसकी चिंता भारत को नहीं करनी चाहिए, भारत की आर्मी कैपेबल है। मैंने उसके बाद में इस नैरेटिव को कहा, भारत का एक तीसरा फ्रंट है जिसकी ज्यादा चिंता करनी चाहिए। यह तीसरा फ्रंट भारत के समाज में घुल मिल के बैठा हुआ है, जो कहता है हम भाई भाई हैं। अभी भी आपको भाई भाई का फर्क नहीं पता चल पा रहा। भाई तो पाकिस्तान कराची में रहता है। यह भाईचारा, भाई का पता चल गया, चारा का पता चल गया। यह गंगा जमुना तहजीब ये कहां मिलती है? हम सदियों से साथ रह रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहां पे रह रहे थे। इस नैरेटिव से बाहर आइए, अपने होने का एहसास कीजिए। इसलिए मैंने कहा कि सनातन के लोगों को कभी हथियार उठाने की जरूरत ही नहीं है। आपने तो 2 भेजे हैं, तब अल्लाह से यकीन हट गया है। आप तय करें, हमारे निजी स्वार्थ कुछ भी हो, हमारी आपसी अनबन कितनी भी हो, लेकिन हम दिल्ली पे उसी को बिठाएंगे जो 5000 साल पुरानी सभ्यता और सनातन राष्ट्र को बचाने के लिए काम करेगा। उसकी जात क्या है, उसकी पार्टी क्या है, वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, ये हमारा एजेंडा नहीं है। ये बहुत खुशी की बात है कि वो जो करता है खुलेआम करता है, ऐलान करके करता है। और उसके ऐलान करने से कुछ लोगों को लगता है कि हमारी 5 वक्त की अजान अल्लाह नहीं सुन रहा, लेकिन इसकी 1 वक्त का ऐलान अल्लाह ही सुन रहा है। जो कौमें, जो समाज अपनी पहचान पे शर्माते हैं, अपने विचारों पे शर्माते हैं, अपने पूर्वजों पे शर्माते हैं, अपने शास्त्रों पे शर्माते हैं, वो समाज जिंदा रहने लायक नहीं होता। मैं और आप तो बहुत छोटी चीज हैं, इवन कुछ भी नहीं है। आपका पहला देश का, दुनिया का प्रधानमंत्री है जो अपने होने पे शर्माता नहीं है, जो है उसके ऊपर पूरे गर्व से कहता है मैं यही हूं। हम तो जरा सा तिलक लगा लेते हैं तो रहमान भाई के घर जाने से पहले पहुंच लेते हैं। रहमान भाई को तिलक लगा देखेंगे तो उनको लगेगा यार ये कैसे ऐसा हो सकता है, ये तो बड़ा लिबरल हिंदू था। आपको लिबरल दिखने की शौक है। आपके प्रधानमंत्री ने पहला चुनाव जीता, विदेश की यात्रा की, 2 मुल्कों का दौरा किया। ये सिंबॉलिक है, ये देश समझ नहीं पाया। मैं उसको उसी रास्ते से देखता हूं, उसी एजेंडे से देखता हूं। पहला उसका दौरा भूटान का था, दूसरा नेपाल का था, श्रीलंका का था, पाकिस्तान का। अखंड भारत में जो खंडित हुआ है उसको देख करके आ गया है कहां कहां है। सबका उसने सर्वे करा है। लोग समझ रहे हों कि वो बिरयानी खाने गया है। और नेपाल के उस मंदिर में 6 घंटे पूजा की। ये बात मैं किसी एंगल से नहीं कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत का प्रधानमंत्री इस समाज में जहां लोगों को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनते ही टोपी लगाने का और हरा रंग का डालने का शौक हो गया था, नेपाल के मंदिर में 6 घंटे पूजा करने के बाद बाहर निकला, गेरुआ वस्त्र पड़ा था, गले में रुद्राक्ष थे, लंबा सा तिलक था। पूरे टेलीविजन ने दिखाया, जिसको पसंद है ठीक है, जिसको नहीं पसंद है आंखें बंद कर ले। मैं जो हूं वही रहूंगा, ये मेरा फेथ है। मैं प्रधानमंत्री हो गया हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपने फेथ को गाली दूंगा। तुम्हारा फेथ है, तुम मानो। लिहाजा उसने इतना बड़ा मैसेज दिया, आप मंदिर तो जाइए, मंदिर में कुछ तो करिए, 5 मिनट बैठेंगे। यह बात अलग है कि कुछ लोग मंदिर नहीं जा रहे थे। उनका कहना था मंदिर जाते वही लोग हैं जो लड़कियां छेड़ते हैं। आपने ऐसी ताकत बनाई, बेचारा मंदिर मंदिर जा रहा है और आपको रोज बताता है कि देखो मैं मंदिर भी जाता हूं, जनेऊ भी पहनता हूं। मां ने सिखाया नहीं कि मां ऐसे खानदान से आई नहीं थी कि जनेऊ पहनाए जाएं, तो जनेऊ वो कभी कुर्ते के ऊपर पहन लेता है, कभी सीधे हाथ पे लेता है, कभी उल्टे हाथ पे लेता है। इस समाज ने जरा सी जागृति में
समाज नहीं, आपने राजनीति का पूरा एजेंडा ही बदल दिया। इसलिए आपके